गुड मॉर्निंग बच्चे, सिट डाउन। थैंक यू सर। आज आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं कि अब हिंदी वर्णमाला में कुल 53 अक्षर। पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। लेकिन हिंदी में कुल कितने होते थे? 52। लेकिन अब एक ऐसा अक्षर को शामिल किया गया है और उस अक्षर के बारे में हम बताएंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि वो 53वां अक्षर कौन सा शामिल हुआ है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग 52 अक्षर वर्णमाला में, हिंदी के वर्णमाला में 52 अक्षर कौन कौन से होते थे उसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। ऐसे देखने से लगता होगा बहुत सारे लोगों को मन में आता है कि क ख ग घ ये सब जो है कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम डीपली स्टडी करें तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ इससे शिक्षा लेने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो ध्यान से देखें, क ख ग घ अंग, ये जो है यहां से लेकर के प वर्ण तक, ये क ख ग क वर्ण हो गया, च वर्ण हो गया, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण। तो ये जो है 5, 10, 15, 20, 25 ये व्यंजन वर्ण हुआ। ये टोटल यहां से लेकर के यहां तक टोटल व्यंजन वर्ण हुआ ज्ञान तक। लेकिन इसमें व्यंजन वर्ण के भी कुछ भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, क से लेकर के प तक यानी म तक स्पर्श व्यंजन वर्ण है। ठीक है, क ख ग ये च छ ट ठ त थ प फ, ये हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण का मतलब होता है कि हम जब उसका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो आपस में ओष्ठ और मुंह का जीभ जो है स्पर्श होता है। जैसे क, क, ख, च, छ, ट, इस प्रकार से क्या है कि क वर्ण में कंठ का इस्तेमाल होता है और इसमें च में तालु में जीभ टच करता है। तो ये जो है ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण, यानी अंग को छू रहा है, इसलिए स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएगा। अब है य र ल व, ये जो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। यानी य र ल व ये क्या है? अंतस्थ। ठीक है, और इसमें जो है स ह, ये उष्ण व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण मतलब होता है गर्म। ठीक ना, गर्म वायु मुंह से निकलता है। इसको बोलने में, इसके उच्चारण करने में गर्म वायु यानी उष्ण, शीतोष्ण, ये सब आप लोग जान रहे होंगे। तो शीतोष्ण मतलब होता है कि शीत, उष्ण मतलब गर्म। तो उष्ण व्यंजन वर्ण यानी कि इसको बोलने में हमको गर्म हवा मुंह से निकल रही है। जैसे स, इसको कैसे उच्चारण करते हैं? श 3 टाइप का होता है। देखिए, श ये है तालव्य स, श ये है, ये कौन सा है? मूर्धन्य स, और ये क्या है? स, दम स। हाँ, इसमें चारों को उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकल रही है। अब है आगे ई, इसको छ बोलते हैं। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे देहाती भाषा में छंजुगिया छ ऐसे बोलते हैं। संत योगी छ है, ठीक ना। त्र, ज्ञान, स्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण इसलिए है कि इसको बनने में 2 अक्षरों का मेल है। इसमें 2 अक्षरों का मेल है। इसमें क और स का मेल है, तब जाकर के छ बना। त्र, त, र, ज्ञान, स्र, इस प्रकार से इन चारों में जो है 2 अक्षरों का मेल है, इसलिए संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अब है र और ढ़, इसका जो है हम लोग लिखने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पढ़ने में कहीं नहीं मिल पाता है कि कहीं इधर लिखा हुआ है। लेकिन इसका र और ढ़ इसका भी उपयोग है, इस्तेमाल है। तो इसको जो है द्विगुण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग व्यंजन वर्ण के बारे में समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण, और लास्ट है द्विगुण व्यंजन वर्ण। ठीक है, इस प्रकार से व्यंजन वर्ण के भाग हुए। अब देखिए स्वर व्यंजन वर्ण, ये हो गया, ये कौन सा होगा? व्यंजन वर्ण, और ये क्या होगा?
स्वर व्यंजन वर्ण, ठीक ना, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है। अ आ ई उ हर्षरी ए ऐ ओ औ अं, ये जो है स्वर वर्ण हुए, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ ऐसे अक्षर शामिल किए गए हैं जिसका इस्तेमाल हम अयोगवाह के रूप में करते हैं, अयोगवाह, ठीक है। अयोगवाह के बारे में बताएंगे, इससे पहले हम लोग गिनती कर लेते हैं कि एक अक्षर कुल कितने हैं। तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और 4 29 और 4 33, 4 37 और 2 39, ये 39 टोटल कितने हो गए हैं? 39। अब जो है ये स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13। कुल इनकी संख्या कितनी है? 13। तो ये 13 जो है स्वर वर्णों के 3 गुना व्यंजन वर्ण होता है, इतना याद रखिए। 13 तिया 39, यानी स्वर वर्णों के 3 गुना व्यंजन वर्ण होता है। 13 तिया 39, ऐसे भी याद रखने की एक ट्रिक है कि 13 तिया 39 यानी स्वर वर्णों के 3 गुना व्यंजन वर्ण होता है। तो 13 तिया 39 हो गया। अब देखिए 39 और 13 कितना हो जाएगा? 52, 52 हुआ, ठीक ना। अब आगे जो है देखेंगे कि 53वां अक्षर कौन सा शामिल किया गया है, उसके बारे में अयोगवाह बताने के बाद बताऊंगा। अब देखिए आगे अंग और अ और अंग, ये जो है 3 जो है अयोगवाह है। अब इसका जो है ये देखिए सिंबल, ये चंद्र बिंदु, इस प्रकार से चंद्र बिंदु इसको नहीं बोलेंगे, ये केवल बिंदु बोलेंगे, ठीक ना। इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये अयोगवाह आता है, अयोगवाह। अगर परीक्षा में आ जाए कि इसमें अयोगवाह अक्षर को चुने, अयोगवाह कौन सा होता है, अयोगवाह के लिए हमें ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है कि अंग जो है, हालांकि से ये स्वर वर्ण का अंग है, लेकिन ये अलग से अयोगवाह में रखा गया है। तो अंग से क्या क्या चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि पंखा, अंग, ठीक है। इस प्रकार से और शब्द है, आंगन वगैरह हो जाएगा और बहुत सारे। अ में क्या है कि ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि प्रातः, प्रातः मतलब क्या होता है? सुबह। और अतः, इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो जो बिंदु शब्द के लास्ट में आ जाए वो विसर्ग कहलाता है, ठीक ना। और अगर इस प्रकार के कहीं संस्कृत में देखा जाए तो विसर्ग संधि के रूप में इसको माना जाता है। हिंदी में भी पूछता है कि संधि ये कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। अब देखिए ये है अंग, ये चंद्र बिंदु, इसका जो है सिंबल इस प्रकार से है, ठीक है। ये अनुनासिक या चंद्र बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा है? अंग। ये कौन सा अयोगवाह है? तो अनुनासिक या चंद्र बिंदु अयोगवाह। ये कौन सा अयोगवाह है? तो विसर्ग अयोगवाह। ये कौन सा है? अनुस्वार अयोगवाह, ठीक है। जैसा कि इस्तेमाल इसको उदाहरण के रूप में देखिए, चांद, आंख, है ना। अब जो है इतना ये 52 वर्ण जो हिंदी में पहले से ये शामिल किए गए थे, ये आप लोग भले भांति समझ चुके हैं। अब जो है 53वां जो अक्षर शामिल किया गया है वो क्या है, ठीक है। तो अब जो है इसके बारे में मैं बताऊंगा और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा मैं 53 अक्षर कौन सा है उसके बारे में बता रहा हूं। तो एक अक्षर दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। एक अक्षर दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा और बड़े रूप में लिख देता हूं। अगर इसको पढ़ा जाए तो ज्यादातर लोग इसको ल बोल देंगे या तो व बोल देंगे, ठीक है। लेकिन यह जो है ये इसको एक ल और व के बीच का ये अक्षर बनाया गया है और यह शामिल हुआ, वर्णमाला में शामिल हुआ ये अगस्त 2024 में। अब यह बात आती है कि ये सब अक्षर जो वर्णमाला बनता है और जो भाषा का निर्माण होता है, ये सब कैसे होता है। तो हमारे भारत सरकार के अधीन एक हिंदी निदेशालय बनाया गया है। हिंदी निदेशालय 1 मार्च
1960 में इसकी स्थापना हुई, 1 मार्च 1960 को। और इसका मुख्यालय, संस्थान का मुख्यालय आगरा में है, ठीक है। और इसका कार्य जो होता है, जो कार्य करने का है, तो वो सब निदेशालय दिल्ली में है। हालांकि इसका 4 विभाग ऐसे ऐसे देश में बनाए गए हैं, जो कि चेन्नई, कोलकाता और अन्य जगहों पे है। तो इसका जो है हिंदी निदेशालय का मुख्य कार्य जो होता है, उसमें देखिए, मानकीकरण माने किसी भी शब्द का मानना, अक्षरों का मान्यता देना, और देवनागरी लिपि में जितने भी शब्दकोश हैं उसको संकलन करना और उसका प्रकाशन करना, प्रकाशित करना और वितरण करना। समय समय पर हिंदी निदेशालय के द्वारा पुस्तकें जारी की जाती है, जो कि निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। और उसके साथ क्या है कि योजना लागू करना, जैसे स्वैच्छिक कुछ ऐसे संस्थान हैं जो अपनी स्वेच्छा से आगे हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं और हिंदी भाषा में जोर देते हैं, पढ़ाते हैं। तो उनको एक वित्तीय योजना लागू कर सरकार जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो हिंदी निदेशालय का मुख्य कार्य ये है, ठीक है ना। क्या क्या है, तो मानकीकरण, प्रकाशन, वितरण और योजना लागू करना, और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का विकास करना, ठीक है। तो हिंदी निदेशालय अन्य भाषाओं के साथ, जैसे मान लीजिए दूसरे देश में दूसरा भाषा है, तो उनका भी एक निदेशालय बनाया गया है। तो उस अनुसार से निदेशालय के अधीन ये काम होता है। अब ये निदेशालय जो है, हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आता है, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आप लोग इतना याद रखेंगे कि हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को हुई थी, और इसका मुख्यालय, कार्यकारी मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, और इसका संस्थान का मुख्यालय आगरा में, ठीक है। तो अब जो है इसको अब जानेंगे कि इसको ल हुआ की तरह तो लिखा गया, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, उच्चारण का स्थान क्या दिया गया इसका, तो इसका अड़ा के समान दिया गया है। अड़ा, इसको अड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अड़ा बोलते हैं। तो जैसे अच्छा, ये हरियाणवी और मराठी भाषा से ज्यादातर ये इंक्लूड किया गया है, इसको शामिल किया गया है, हरियाणवी और मराठी भाषा। मराठी भाषा में इसको अलग टाइप के बोलते हैं, हरियाणवी में कुछ अलग बोल देंगे। लेकिन ये हिंदी निदेशालय जब शामिल किया है तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत इसको अड़ का उच्चारण दिया गया है। अड़, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे लिखा गया, ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, पाड़, पाड़, ठीक है, पाड़। अब जैसे मान लीजिए कि एक है लाल ना, और एक लिखते हैं ये वाला लिखिए, लाल और लाल, ठीक है। तो लाल का मतलब होता है लाडला, प्यारा, और लाल का मतलब होता है रंग, एगो लाल, और एक होता है कि हाय मेरे लाल, बच्चों को भी बोलते हैं ना लाल, हैं, बच्चों को नहीं, अरे मेरे लाल इधर आ जाओ, हैं। तो वो लाल एक बच्चे का लाल हुआ, और एक रंग भी लाल होता है। तो उच्चारण के अनुसार भावना में छुपा हुआ होता है उसका अर्थ कि ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग ये समझ चुके कि ये जो है त्रिपामा अक्षर कौन सा शामिल किया गया है। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, और आगे फिर जो व्यंजन वर्ण के बाद और जो वर्णों का विभेद किया गया है और उसका व्याख्या किया गया है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।